एक बेहद ही गरीब आदमी, उसके घर में 5 बच्चे, उसकी पत्नी और वो, कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार होता है। और उनके घर पर एकमात्र भैंस थी, जो एकमात्र सहारा था उनका जीवन यापन का। उसका जब दूध बिकता है तब जाकर घर और परिवार चलता था। लेकिन एक दिन ज़िंदगी में ऐसा आता है जब उनकी भैंस चोरी हो जाती है, और इस बात को लेकर वह व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, हर जगह उस भैंस को ढूँढता है, लेकिन भैंस कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद वो भैंस मिल जाती है। जब वो भैंस मिल जाती है तो वो भैंस को पंचों के सामने खड़ा किया जाता है, और वो पंचों से कहता है कि देखो, ये रही मेरी भैंस, और इसको चुराने वाला ये व्यक्ति है जिसका नाम है जगत राय। भरी पंचों के सामने जगत राय का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि मुझे अपनी भैंस को तलाश करने में लगभग 1500 रुपए खर्च हुए हैं, और ये जो 1500 रुपए खर्च हुए हैं, बस यही नुकसान की जो भरपाई है, ये मुझको ये लोग जगत राय कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत को चूंकि ये फैसला बहुत अच्छा लगता है तो पंचायत करती है, ठीक है, ये जो चोर होता है, ये चोर आपको 1500 रुपए देगा। अगर ये 1500 रुपए अदा नहीं करता तो पंचायत फिर से बैठा ली जाएगी और सख्ती से पेश आया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है कि फला दबंग ने मेरी भैंस को चोरी कर लिया था, उसके परिवार ने चोरी कर लिया था, और इस मामले में मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। इस एफआईआर को दर्ज कराना था, और इसके बाद ही एक ऐसी आफत आ जाती है कि पूरे परिवार में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इस घटना की गूंज फैल जाती है। ये जो घटना हुई, इस घटना को सुनने के बाद हर कोई सिहर उठता था। जो बिहार प्रदेश के बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, रामविलास पासवान हों, मौके पर पहुंच जाते हैं और उस परिवार से मिलकर उसकी समस्या को सुनते हैं। लेकिन ये जो परिवार है, एक भी सदस्य बचता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार का एक जिला है वैशाली, और इसी का एक थाना लगता है राघवपुर। 1 जनवरी 2006 की सुबह की बात है। राघवपुर थाने की एक चौकी लगती है रुस्तमपुर, और उसी का जो प्रभारी होता है अंजनी कुमार। सुबह सुबह ही उसके पास एक सूचना आती है कि पड़ोसी गांव में, यानी कि रामपुर श्यामचंद में आग लग गई है और एक परिवार जल गया है। जैसे ही ये खबर अंजनी कुमार को लगती है, जो इंस्पेक्टर होता है, प्रभारी होता है, वो अपने दल और बल के साथ आराम से वहां पर पहुंच जाता है। सुबह सुबह निकलता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां पर जाकर जब देखता है, जो वो दृश्य देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक घर है, घर में 2 दरवाजे हैं, आंगन है। वह घर पूरी तरीके से जल चुका है। अब शायद ही कोई सामान बचा होगा घर में जो जला ना हो। जैसे ही कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की जाती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 लाशों के कंकाल वहां पर मिलते हैं, जो पूरी तरीके से जल चुके होते हैं। परिवार के कुछ सदस्य थे जिनका रो रो कर बुरा हाल था। लोगों का, देखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, घबराहट के साथ इस चीज को देख रहे थे। एक जो भैंस होती है वो भी मर जाती है, उसका जो बछड़ा होता है वो भी जलकर खाक हो जाता है। जो मुखिया होते हैं घर का, उसका नाम होता है विजेंद्र महतो। विजेंद्र महतो भी आग में जल चुका था, बहुत बुरी तरीके से झुलस चुका था। इंस्पेक्टर ने जब ये देखा तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, और जैसे ही सूचना मिलती है, चाहे वो एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, जिस को ये खबर लगती है, सब लोग मौके पर वहां पर पहुंच जाते हैं। यहां से केवल अधिकारी लोग जो पहुंच रहे थे, उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब लोग, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचने लगते हैं। और आने की वजह भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक व्यक्ति होता है विजेंद्र महतो, लगभग 30-40% के आसपास ये चल चुका था। अब इसको प्राथमिक सामुदायिक केंद्र पर पहुंचाया जाता है राघवपुर, वहां पर इसको एडमिट किया जाता है। इसकी हालत और गंभीर होने लगती है, इसलिए इसे पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां पर इसका उपचार शुरू हो जाता है। आखिरकार
ये जो इंस्पेक्टर साहब थे, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है और यहाँ से कहानी सामने आती है, वह कहानी जो अपने आप में वाक़ई में बहुत ज़्यादा भयानक होती है। वो बताती है कि अक्टूबर 2005 का यह वाक़या है। उसके घर में एक भैंस होती है, जिस भैंस की बदौलत उसके पूरे परिवार का भरण-पोषण होता है और उन बच्चों का जीवन चलता है। ये जो भैंस है, इसकी पत्नी यही सब सानी चारा करते हुए पूरा जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन ये भैंस चोरी हो जाती है। वो अपनी भैंस को लगातार तलाशने की कोशिश कर रहा था, दर-दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन भैंस नहीं मिल रही थी। अब वो पुलिस के पास जाता है। जहाँ-जहाँ वो कोशिश कर सकता था उसने कोशिश की, लेकिन उसकी एक दिन जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। आखिरकार उसको उसकी भैंस मिल जाती है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जगत राय। उसने उसकी भैंस को चोरी कर लिया था और जैसे ही पता चलता है कि जगत राय के पास उसकी भैंस है, वह एक पंचायत आयोजित करता है और उस पंचायत से कहता है कि मेरी भैंस को जगत राय ने चोरी कर लिया है। और जो पंच होते हैं वो लोग फैसला सुनाते हैं और जो भैंस को लाया जाता है तो वो कहते हैं कि ये जो मेरी भैंस है, इसको ढूंढने में मुझे 1500 रुपये का खर्चा आया है, ये खर्चा मुझे मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात पंचों के सामने रखी जाती है कि महज 1500 का जो नुकसान हुआ है वो वापस दे दें, बाकी इससे कोई केस नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, तो पंच बोलते हैं कि ठीक है, एक फलानी तारीख मुकर्रर की जाती है कि फला तारीख को जगत राय तुमको ये पैसा देगा। अगर पैसा नहीं देता है तो दोबारा पंचायत बैठा ली जाएगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसा ये कहा जाता है बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। उसके जो पैसे थे जगत राय ने उसको पैसा नहीं दिया। वो परेशान हो जाता है और सीधा जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करा देता है जगत राय के विरुद्ध। उसका जो परिवार था वो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा देता है। जगत राय जो था वो दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था। विजेंद्र महतो जो होता है वो बेहद गरीब आम आदमी होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है। वो मजदूरी करके ही अपना जीवन पाल रहा था और उसकी जो भैंस थी उससे उसका जीवन चल रहा था। 15 दिसंबर 2005 को लगातार 15 दिन इस पर दबाव बनाया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। जगत राय आए दिन विजेंद्र महतो को धमकी देता था, लेकिन जो विजेंद्र महतो था उसने कहा कि देखो, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी तुम भरपाई कर दो, 1500 रुपये मेरे दे दो, मैं ये केस वापस ले लेता हूँ और मैं अगर तुम नहीं मुझे दोगे तो मैं आगे तुमको सजा दिलवाऊंगा और इस मामले को अदालत तक खींच कर लेके जाऊंगा। और इस तरह से खींचतान चल रही थी और 31 दिसंबर 2005 की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो इसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल की होती है नीलम कुमारी, 10 साल की दूसरी बेटी होती है जिसका नाम पूनम कुमारी होता है, 8 साल का बेटा होता है सूरज कुमार, 6 साल का एक और बेटा होता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार और तीसरा बेटा राजेश कुमार जिसकी उम्र 3 साल की होती है। ये 5 जो बच्चे थे ये अपनी मां के साथ एक कमरे में सोए हुए थे। इसी बीच रात के 1 बजे के आसपास 10 से 12 लोग, अज्ञात लोग घर के अंदर घुसते हैं और जिसकी आहट, जो पैर होते हैं पैर चलने की आहट, विजेंद्र महतो को थोड़ा सा एहसास हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो उठता, क्योंकि वो चारपाई पे सो रहा था, उठने की कोशिश की, वैसे ही तुरंत जो व्यक्ति आए थे उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसके मुंह में ठूंस दिया। उसके बाद 4-5 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। उसके बाद उसके पूरे शरीर में कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल उसके पूरी बॉडी में छिड़क दिया जाता है। वह विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि वह पूरी तरीके से चारों तरफ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो उस जगड़ों से छूट नहीं पाया क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। ऐसी स्थिति में उसके मुंह में जो कि कपड़ा भी ठुसा हुआ था, इस वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अब चूंकि उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया था और उसके पूरे शरीर में माचिस से
आग लगा दी जाती है। अब जो उसकी पत्नी होती है, 5 बच्चे होते हैं, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे और बाहर से कुंडी लगा दी जाती है ताकि वो जो बच्चे और उसकी पत्नी वो बाहर ना निकल पाए। कच्चा मकान होता है और इसी बीच में विजेंद्र महतो, यानी ये जो विजेंद्र महतो था, इसके जब आग लगा दी जाती है तो ये तड़पने की कोशिश करता है, तड़पता है और बचाने की अपील करता है, लेकिन जो उसकी आवाज़ होती है वो कहीं बाहर नहीं जा पाती और उसका पूरा शरीर धू धू कर जलने लगता है। अब बच्चे और बीवी तो अंदर सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है और वो बुरी तरीके से झुलस रहा था। इसी बीच में उसकी जो पत्नी होती है, आग के लपेटे में जो आग की लपटें थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। और जो उसका परिवार होता है, जो बच्चे होते हैं, जो उसकी पत्नी होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर से कुंडी लगी होने की वजह से वो लोग निकल नहीं पाते हैं। इसी बीच गांव के लोग आ जाते हैं, हल्ला मच जाता है और जो लोग जलाते हैं विजेंद्र महतो को वो तो सारे भाग जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग थे, अब चूंकि रात का समय था तो जैसे तैसे किसी तरीके विजेंद्र महतो को बचाया गया, लेकिन उसका जो पूरा परिवार था, अब खाने पीने का सामान था, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और चूंकि ये जो आग थी बहुत तेजी से जल रही थी और जो 5 बच्चे होते हैं, जो उसकी पत्नी होती है, वो वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आग तो खुली होगी लेकिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी नाकाम रह जाती है। अब जो आग जलती रहती है तो गांव वालों ने उसको जब बुझाने की कोशिश की, विजेंद्र महतो को बचाया, तमाम कोशिशें होती हैं। क्योंकि अब जो आग थी वो बहुत ज़्यादा एकदम विकराल रूप ले चुकी थी। उसके बीवी बच्चे वहीं जलकर राख हो जाते हैं और विजेंद्र महतो जो होता है उसको तो बचा लिया जाता है, लेकिन लगभग वो भी 30 से 40% तक जल जाता है। अब उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाता है, फिर उसके बाद उसको पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसके बयान पुलिस लेती है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और एफआईआर के माध्यम से पता चलता है कि जगत राय और उसके साथियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद निचली अदालत में ट्रायल कोर्ट में मामला चलने लगा। एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था और उधर दूसरी तरफ विजेंद्र महतो जो होता है उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि आखिरी के जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसके चीखने की आवाज़ गांव के हर सदस्य तक पहुंच रही थी। बस वो एक ही बात कहता था कि मेरा कसूर क्या था, मेरी एक ही तो भैंस थी जिसके सहारे मैं अपना जीवन यापन कर रहा था, अपना परिवार चला रहा था, लेकिन मेरी भैंस को वो लोग चोरी करके ले गए। मैंने बस अपने 1500 रुपये ही तो मांगे थे। काश पंचायत ने मेरे वो पैसे लौटा दिए होते या उस व्यक्ति से कहकर लौटवा दिए होते तो ना मैं एफआईआर दर्ज कराता, ना ये सब चीज़ें होती। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एफआईआर दर्ज कराने की। उसकी वजह से, क्योंकि वो जल चुका था, इसलिए उसका पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और उसका परिवार भी वहीं बैठकर रो रहा था और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल की। दाखिल करने के बाद आखिरकार यह मामला जो होता है ये अदालत में पहुंचता है और जब यह मामला अदालत में पहुंचता है 30 अक्टूबर 2009 में, इसमें जो कोर्ट होता है वो ट्रायल होता है। उसके बाद तीनों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जो जगत राय होता है, बाबू दीपक राय होता है और एक व्यक्ति और होता है जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये जो सज़ा सुनाई जाती है, ये सज़ा कि 7 लोगों को जलाकर कुछ लोगों ने मार दिया और उनको फांसी की सज़ा दी गई है। चलो एक इंसाफ मिला इन 7 लोगों को। अब चूँकि ये जो अदालत होती है, जब उन लोग को सज़ा मिलती है तो वो लोग जिनको सज़ा मिलती है, जगत राय उसके साथी लोग, वो लोग हाई कोर्ट में अपना अपील दर्ज कराते हैं। अब चूँकि विपक्ष के वकील होते हैं, पक्ष के वकील होते हैं और तमाम तरीके के प्रयास करते हैं उन लोगों को बचाने का, लेकिन जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट ने इस मामले को ये कहा कि जैसा ये निचली अदालत ने फैसला दिया है, ये फैसला ठीक वैसा ही रहेगा।
लेकिन उनको तसल्ली नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो वो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट 19 सितंबर को उन लोगों को इस मामले में फैसला सुनाता है और जगत राय, उसके जो साथी होते हैं दीपक राय, विपत राय, और उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जो तीसरा साथी होता है बच्चा बापू राय, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण रहेंगे तब तक ये जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। दोस्तों, उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और जो दो लोग और होते हैं, उन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी कि जब तक इनके प्राण न निकल जाए इनको फलानी डेट में फांसी दी जाएगी। रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है जिसमें यह शामिल किया जाता है। किसी ने सुना नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे परिवार को जलाकर मार डाला, मौत के घाट उड़ा डाला। इसके बाद यह मामला की अपील की जाती है राष्ट्रपति के दरबार में। उस दौरान राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और इस मामले को उन्होंने जब सुना तो इसकी अपील को उन्होंने खारिज कर दिया और ये मामला अभी भी जगत राय का और उसका जो साथी होता है उसको फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। इन्होंने खैर अपना अपील तो किया है और ये जो परिवार होता है विजेंद्र महतो का, इसको उन लोगों ने जो भी सजा दी, इस वजह से उसको कोई भी बेकसूर तो साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब हत्यारे हैं और ये बहुत बड़े दबंग थे। ये जो चर्चा होती है, तो जब जब इस गांव में ये चर्चा होती है तो गांव वालों की रूह कांपने लगती है और इस मामले में अभी यहीं तक पहुंचा है कि फांसी की सजा जो है वो बरकरार है। फिलहाल अभी ये मामला ये लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से उठा रहे हैं कि इनकी सजा को कम किया जाए या फिर इनकी फांसी की सजा को रोका जाए। फिलहाल दोस्तों, इन लोगों को जो ये सजा मिली है ये सही मिली है या गलत मिली है, ये आप लोग फैसला करेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से फांसी देनी चाहिए जिन लोगों ने एक ही परिवार के 7 लोगों को मार डाला, वो भी जिंदा जलाकर। ऐसे हत्यारों को कतई जिंदा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं था इस तरह की खबरों को बताना, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।